इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नज़दीक आ रही है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया हो तो जल्दी करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको तगड़ा जुर्माना भरने को मजबूर होना पड़ जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी आईटीआर दाखिल करने के लिए बार बार अपील की जा रही है। वैसे भी अगर आयकर विभाग अपील ना भी करे तो एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य माना जाता है कि वो समय से अपना टैक्स चुकाए। समय से रिटर्न फाइल करने से न सिर्फ पेनाल्टी से बचा जा सकता है बल्कि दूसरे और भी कई फायदे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रिटर्न भरते समय छुपाई गई एक सिंपल सी जानकारी भी आपका चैन छीन सकती है। इसलिए सोचकर समझकर और हो सके तो टैक्स एक्सपर्ट की मदद से ही अपना रिटर्न दाखिल करें ताकि किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि गलत जानकारी देने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 200% तक टैक्स वसूल सकता है। आज के खर्चा पानी शो में हम टैक्स से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों पर विस्तार से बताएंगे, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे वेरीफाई करें और ये काम करना आपके लिए बेहद ज़रूरी क्यों है। रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या है, नियत तारीख के बाद रिटर्न भरने पर कितना जुर्माना चुकाना होगा और रिटर्न समय से ना भरने से क्या दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। जैसे तमाम चीज़ों को समझेंगे टैक्स एक्सपर्ट के साथ। उनसे ये भी समझेंगे कि टैक्स पेयर्स क्या सावधानी बरतें कि वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का सामना ना करना पड़े उन्हें। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया और काम खत्म हो गया तो आप धोखा खा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ आईटीआर फाइल करना ही काफ़ी नहीं है। रिटर्न दाखिल करना पहला कदम है। वास्तविक रिटर्न तभी पूरा होगा जब 30 दिनों के अंदर आप इसे ऑनलाइन वेरीफाई कर दें। ऐसा ना करने पर आपका रिटर्न ज़ीरो माना जाएगा और आपको मोटा जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। अपना आईटीआर जमा करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक छोटी अवधि के अंदर सत्यापन करना ज़रूरी बना रखा है। इसके तहत रिटर्न फाइल करने की तारीख से केवल 30 दिन की समय सीमा में आईटीआर वेरीफाई किया जा सकता है। कुल मिलाकर जितना आईटीआर दाखिल करना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा, या यूं कहे कि सबसे ज़रूरी कदम इसे वेरीफाई करना है। वैसे तो आईटीआर को वेरीफाई करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान रास्ता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन। ये काफ़ी कन्वीनियंट, सुविधाजनक विकल्प है क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन तत्काल हो जाता है। आपको ऑनलाइन आईटीआर वेरिफिकेशन क्यों चुनना चाहिए, इसकी कई वजहें हैं। पहला फ़ायदा है कि आपका आईटीआर फटाफट वेरीफाई हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग में तेज़ी आती है और देरी के चलते जो जुर्माना लगने की संभावना रहती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा कई दूसरे फायदे तो हैं, जैसे कि डाक से भेजने में फॉर्म प्रिंट करने, हस्ताक्षर करने और मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे आपके पैसों की भी बचत होती है। बस एक इंटरनेट कनेक्शन हो और आप ऑनलाइन आसानी से अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। आईटीआर वेरीफाई करने की तीसरी खासियत यह है कि इससे मन की शांति भी मिल जाती है, क्योंकि तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपका रिटर्न वेरीफाई हो गया है। रिटर्न वेरीफाई करने के कई तरीके हैं, जैसे आधार के जरिए ओटीपी से। इस तरीके के लिए आपके पैन, एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपके मोबाइल नंबर से जुड़े रजिस्टर्ड आधार की ज़रूरत होती है। इसमें आपको तत्काल वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी मिलेगा। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी ईवीसी। अपने पहले से वैलिडेट किए गए मान्यता प्राप्त बैंक खाते या डीमैट खाते के जरिए उनके संबंधित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ईवीसी जनरेट करें। कुछ बैंक एटीएम के माध्यम से भी ईवीसी जनरेट करने की सुविधा देते हैं। एक बार आप अपना आईटीआर ऑनलाइन वेरीफाई कर लेते हैं तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपका रिटर्न सफलतापूर्वक जमा हो गया है और मूल्यांकन की प्रक्रिया रास्ते में है। एक बात का ध्यान रहे कि 30 दिनों की समय सीमा का ज़रूर ध्यान रहे। टैक्स पेयर से अनुरोध है कि वे दाखिल करने के तुरंत बाद अपना आईटीआर ऑनलाइन वेरीफाई करें, आखिरी दिनों तक वेट ना करें। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स मामलों के जानकार विनोद रावल से बात की। सुनिए वो क्या कहते हैं। कि खाली इनकम एक क्राइटेरिया नहीं है रिटर्न भरने का, उसके साथ साथ और भी कारण दिए हैं आपको। अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा अपने करंट अकाउंट में जमा किया है, आपने सेविंग बैंक में 50 लाख से ज्यादा जमा किया है, बिजली का बिल आपने दिया है 1 लाख रुपए से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पर खर्च किया है, आपका टीडीएस कटा है, आपको टीडीएस वापस लेना है, लीजिए रिटर्न तो फाइल कीजिए, अपनी इनकम का ब्यौरा दीजिए। ये कुछ कारण हैं जिनके लिए आयकर में प्रावधान है कि आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ और भी कारण हैं जो आपके लिए फायदेमंद भी हैं रिटर्न भरने के लिए। तो आप बिल्कुल अपनी रिटर्न भरिए। तो जैसा आपने कहा कि रिटर्न भरना ही जरूरी नहीं है, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन भी जो जरूरी है। पिछले साल से इसका समय घटा करके अब सिर्फ 30 दिन कर दिया गया है। आपने रिटर्न सबमिट किया, विद इन 30 डेज आपको अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके सरकार ने आयकर अधिनियम के अंदर दिए हुए हैं।
आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आधार के थ्रू कीजिए, बैंक अकाउंट में इसके थ्रू आप कर सकते हैं, अपने डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कोड लेकर के 72 घंटे के अंदर वो कोड एक्टिव रहता है, क्या उसके अंदर कर सकते हैं। तो आपके बैंक के साथ आपका कनेक्ट किया हुआ आईटीआर है, तो आप इसको वेरीफाई कीजिए, इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाइए, ऑनलाइन कीजिए। और इसके बाद भी अगर आपके पास ये कोई मेथड काम नहीं कर रहा है, तो अपनी आईटीआर का प्रिंट निकालिए, उसको साइन कीजिए और बैंगलोर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल में इसको कोरियर स्पीड पोस्ट आपको करना होता है, आप वो कर दीजिए। जब तक वहां पर वो रिकॉर्ड पे नहीं आती है तब तक वो रिटर्न जो है आपकी वैलिड नहीं मानी जाती है, और अगर 30 दिन ऊपर हो गए हैं तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी और आपको ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल की ही नहीं, और आपका सब कुछ आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट उसी तरह से देना होगा। अब समझते हैं कि नियत तारीख के बाद यानी 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है। जैसा कि हमें पता है कि आयकर रिटर्न जमा करना जरूरी है, क्योंकि ये साल भर में हुई आपकी कमाई को बताता है। आयकर विभाग समय समय पर रिमाइंडर भेजता रहता है कि टैक्स पेयर समय से अपना आयकर रिटर्न फाइल कर दें। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है, लेकिन आपके पास 31 दिसंबर 2024 तक देरी से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है। हालांकि ऐसा करने पर जुर्माना लगेगा। अब सवाल ये है कि आईटीआर दाखिल करने में देरी हुई तो पेनल्टी कितनी की लगेगी। तो लगे हाँ, तो ये भी समझा देते हैं। आईटीआर को देरी से दाखिल करने पर लगने वाला जुर्माना आपकी आय के लेवल के आधार पर अलग अलग तय होता है। अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपके 1,000 रुपये जुर्माना के तौर पे लगेंगे। अगर आप 31 दिसंबर 2024 के बाद आईटीआर दाखिल करेंगे तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अगर आपने आईटीआर दाखिल करते समय अपनी इनकम की गलत जानकारी दी है तो भी आप पर टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। कम इनकम दिखाने पर 50% तक और गलत जानकारी देने पर 200% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। रिटर्न में देरी और निश्चित तारीख बीतने के बाद टैक्स पेयर्स के पास क्या रास्ता है, इसे समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। देखिए, 31 जुलाई अगर बीत गई है आपकी, तो सबसे पहले तो आपको एडिशनल फीस देनी होगी। अगर आपकी आय 5 लाख से कम है, 2,50,000 जो बेसिक लिमिट है उससे ज्यादा है, तो 1,000 रुपए आपको पेनल्टी कम से कम देनी होगी। और अगर 5 लाख से ज्यादा है तो कम से कम 5,000 रुपए देने होंगे। ये तो एडिशनल फीस है जो देनी ही देनी है। इसके अलावा आपका जो टैक्स पेएबल होगा उस पर आपको ब्याज भी देना होगा। और इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजों से वंचित हो जाते हैं। जैसे आप अगर 31 जुलाई को आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप किसी भी कीमत पर अपनी रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, जो कि बहुत बड़ी एक पावर है। अगर कोई गलती आपसे हो जाए रिटर्न भरते हुए तो आपके पास 3 महीने का एडिशनल समय है, 5 महीने का, 31 दिसंबर तक, जब आप इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी रिटर्न टाइम से नहीं फाइल की हुई है तो आप वो अपना जो राइट है वो खो देते हैं और आपको उसका राइट नहीं मिलता है। इसके अलावा आपका जो रिफंड है वो डिले हो जाता है, तो उसका आपको जो ब्याज मिलना है आप उसका भी नुकसान कर रहे हैं, अपने ही रिफंड को आप लेट कर रहे हैं। उसके अलावा जहां आप एक डिफॉल्टर की लिस्ट में चले जाते हैं, जिससे आपको बचना बहुत जरूरी है। हालांकि ऐसे लोग जिनकी कमाई मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से कम है, जो केवल रिफंड का दावा करने के लिए आईटीआर दाखिल करते हैं, उन्हें देरी से दाखिल करने के लिए पेनल्टी से छूट दी जाती है। समय पर रिटर्न दाखिल करने से आप टैक्स बेनिफिट या रिफंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। देरी पर आपको जुर्माने के अलावा प्रारंभिक देय तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक किसी भी बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए समय से पहले ही सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सैलरी स्लिप, इन्वेस्टमेंट का अगर सर्टिफिकेट है वो एक साथ रख लें। अगर आपको फाइलिंग के दौरान कोई दिक्कत आती है तो किसी टैक्स प्रोफेशनल से डिस्कस करें, कंसल्ट करें या आयकर विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल करते हुए रिटर्न दाखिल करें। लेकिन कई लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए तरह तरह के तरीके तलाशते रहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल देश के हजारों टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजता है। इनकम टैक्स विभाग टैक्स पेयर्स को कई कारणों से नोटिस भेज सकता है। मसलन अगर इनकम टैक्स रिटर्न में दावा किए गए टीडीएस क्रेडिट और फॉर्म 26AS में दिखाई गई रकम के बीच फर्क है तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। साथ ही इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस मिलने का दूसरा प्रमुख कारण हो सकता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, यानी कि मोटा लेन देन। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन आईटीआर में इसका जिक्र नहीं है, तो इस हालात में आपको इनकम टैक्स विभाग को ये बताना होगा कि जो पैसा आपने प्रॉपर्टी खरीदने या बिलों के भुगतान में खर्च किया है
वो आया कहाँ से है। आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिलने का तीसरा कारण हो सकता है कि आपका टैक्स बकाया है लेकिन आपने रिफंड का क्लेम किया है। अगर आपने टैक्स में रिफंड का दावा किया है जबकि आपके पहले से ही टैक्स बकाया है तो भी आपको नोटिस भेजा जा सकता है। इसके लिए आपको सेक्शन 245 के तहत नोटिस भेजा जाता है। इसके अलावा अगर आप तय समय में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर अधिनियम की धारा 142 के तहत नोटिस भेज सकता है। ऐसे में अगर आपको आयकर विभाग से कोई नोटिस मिलता है तो नोटिस के कारक को समझना जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस नोटिस का जवाब देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से क्या समय सीमा तय की गई है। नोटिस में दिए गए समय सीमा के भीतर आपको उसका जवाब विभाग को भेजना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको एक नई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए टैक्स पेयर्स को क्या करना चाहिए, इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की। आइए सुनते हैं। ये उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम आती है जो अपनी इनकम को कोरिलेट नहीं करते हैं। सरकार ने आपको पहले से प्री फिल्ड रिटर्न दे दी है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दे दी है, आप अपनी ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हैं। आपसे ज्यादा अब सरकार जानती है। आपको नहीं पता आपको किस बैंक से कितना ब्याज मिला है, सरकार आपको बता रही है कि आपको इस बैंक से इतना ब्याज मिला है। सरकार के पास ये सूचनाएं अलग अलग सोर्सेज से आती हैं। आपके सब रजिस्ट्रार से आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, वहां से जाती है। आप गाड़ी खरीदते हैं, वहां से जाती है। आप टिकट बुक कराते हैं, वहां से जाती है। जीएसटी डिपार्टमेंट से जाती है। तो सरकार ने अपने सोर्सेज बनाए हुए जहां से उनको इंफॉर्मेशन जाती है। तो अगर आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, तो आप अपनी आंखें बंद मत कीजिए। कहीं ना कहीं सरकार इसको पकड़ लेती है। और अपनी आप जो डाटा फाइल कर रहे हैं उसको कोरिलेट कर लीजिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के साथ, और उसके बाद ही अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। जीएसटी से अपनी टर्नओवर मिला लीजिए। अगर आप नहीं मिलाते तो आपको नोटिस आते हैं। ये मेजर कारण है नोटिस आने के। बहरहाल ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।